आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप दिन भर सनम के साथ, और हम श्रीनगर के स्टूडियो से आपके साथ बराह रास्त इस वक्त दुनिया जहान की बड़ी खबरों से पहले सबसे पहले आपको मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे। वो चांद खिला, वो तारे हंसी, ये रात अजब या गजब मतवाली है और होगी भी क्यों नहीं। तारीख रकम हुई और दुनिया में जहां बड़े बड़े ममालिक आज की तारीख में भी कशकोल हाथ में लिए फिरते हैं, वह हिंदुस्तान वो ऐसा मुल्क है जिन्होंने मिशन को बिलाखिर मुकम्मल किया। अब से करीबन 24 मिनट पहले मिशन चंद्रयान मुकम्मल हुआ और मिशन चंद्रयान के मुकम्मल होने के साथ ही हिंदुस्तान की तारीख में एक नया संगमील दर्ज हुआ। चंद्रयान 3 चांद पे उतरा तो चांद पे उतरने वाले चंद्रयान 3 को सही सलामत उतरने के बाद हिंदुस्तान का नंबर 4 और हिंदुस्तान दुनिया के उन 4 ममालिक में शामिल हो गया जिन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया है। लेकिन हिंदुस्तान का नाम सबसे ऊंचा इसलिए भी है कि हिंदुस्तान ने जो आज लैंडिंग कराई, हिंदुस्तान के साइंसदानों ने जो लैंडिंग कराई वो सॉफ्ट लैंडिंग थी। और इस तरह की लैंडिंग अगर पिछले साल हिंदुस्तान का यह मिशन नाकाम हुआ था तब रोना आ रहा था, लेकिन आज ये मिशन जो है 40 दिन बाद जो मुकम्मल हुआ तो तारीख रकम हुई है। कश्मीर से लेकर दुनिया जहां में चंद्रयान 3 की लैंडिंग पर सबकी नजर थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी खुद बराह रास्त इसरो हेडक्वार्टर में इस मंजर को देख रहे थे और उसके साथ साथ दुनिया जहां में सभी दुआएं करने वाले थे। हो सकता है कुछ बद्दुआएं भी करते हों, क्योंकि दोस्त कम दुश्मन ज्यादा होते हैं। तो दोस्ती और दुश्मनी के बीच में चंद्रयान 3 मुकम्मल मिशन, और इस मिशन के बाद हिंदुस्तान तारीख में नाम दर्ज कराने पे कामयाब। लेकिन इसी तारीख रकम कराने पर मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म ने मुबारकबाद आवाम को दी, कौम को दी। सुनिएगा फटाफट में क्या कहते वज़ीर-ए-आज़म, और उसके बाद कश्मीर का हाल अहवाल भी बताएंगे, क्योंकि कश्मीर से भी मुबारकबादी के खुशी के पैगाम हैं वो आ रहे हैं। तो सुनिएगा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी क्या बता रहे। जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है, ये क्षण अभूतपूर्व है, ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है, ये क्षण नए भारत के जयघोष का है, ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है, ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। इसरो की कामयाबी, और इसरो की ये कामयाबी में आपको बताएं मुल्क के सियासतदानों ने नहीं बल्कि साइंसदानों ने जो रोल अदा किया है वो काफी अहम है। और मुबारकबाद हर उस हिंदुस्तानी को जिन्होंने आज इस मिशन की कामयाबी के बाद अपने मुल्क को चमकते और देखा है। हिंदुस्तान का तारीख में नाम दर्ज, लेकिन वादी कश्मीर में भी सरकारी सतह पे खूब इंतजाम किए गए थे। बराह रास्त लैंडिंग की लयो तस्वीरें जो श्रीनगर में सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पे हाई स्क्रीन लगा रखे थे वहां से नशर की जा रही थी। मेरे साथी आकिब वहां पे मौजूद थे और आकिब से हम जानेंगे श्रीनगर से लेके वादी कश्मीर के दूसरे इलाकों में क्या मंजर था, क्योंकि यहाँ के सियासतदानों ने, यहाँ की शख्सियातें मुबारकबादी के पैगाम देना शुरू कर दिए हैं और मुल्क के साइंसदानों को पैगाम देते हुए दुआ अमन की है और आशा की अमन की दुआ करते हुए श्रीनगर की ये लाल चौक की तस्वीर जहां बड़े बड़े स्क्रीन आज नस्ब किए गए थे और वहां से बराह रास्त लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही थी। आके बताइएगा किस तरह का जोश खरोश और किस तरह का मंजर अक्कासी आपने देखा, अक्कासी करिएगा क्या कुछ सूरत थी। बिल्कुल सनम, हिंदुस्तान की तवारीख में पहली बार ऐसा हुआ है चंद्रयान 3
मून पे सेटलमेंट किया है। और पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ श्रीनगर में भी सबसे बड़ी स्क्रीन लगाई गई, श्रीनगर के लाल चौक में। और श्रीनगर के लाल चौक में हाल ही में जो स्क्रीन जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यहाँ पे इनॉग्रेट की थी, उसी स्क्रीन पे इसरो की तरफ, इसरो ने जो अपनी साइट पे वो चला रहे थे, बड़ा स्क्रीन था। और इसके साथ साथ वुमेन्स कॉलेज, वुमेन्स के कॉलेज से जितने भी डिस्ट्रिक्ट अजला है वहां पे स्क्रीन्स लगाए गए और जो बच्चों को दिखाए गए और टीचर्स ने देखे। वुमेन्स कॉलेज में हमने देखा छोटे बच्चों के साथ साथ जो उस्ताद वहां पे है उन्होंने देखे। और यहाँ पे श्रीनगर के लाल चौक की बात करें कि यहाँ पे नॉन लोकल्स के साथ साथ यहाँ पे जो पर्यटक टूरिस्ट आते हैं उन्होंने यहाँ पे देखा है 6:02 पर जो चंद्रयान 3 या इस ये मून पे जो लैंड हुआ है, सेफली लैंड हुआ। आपको माजी की तरफ थोड़ा लेके जो 2019 में जो चंद्रयान 2 है जो उस टाइम लॉन्च किया गया था, लेकिन टेक्निकल कारण की वजह से वो अनसक्सेसफुल हुआ था। लेकिन आज चंद्रयान 3 6:02 पे सेफली लैंड हुआ और बहुत बड़ी बात है पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि तवारीख में ये 4th कंट्री है जिसने सेफली जो है या मून पे लैंड किया। इससे पहले यूएसए की बात करेंगे या रशिया की बात करेंगे, चाइना की बात करेंगे, लेकिन आज भारत, रशिया, अमेरिका और जो दूसरे कंट्री हैं उनका अपना मुबारक, हमें अपना मुबारक। हम अपनी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। श्रीनगर के लाल चौक के घंटाघर के नजदीक ये बड़ा स्क्रीन लगा हुआ था और इस स्क्रीन में बराह रास्त अक्कासी जो थी वो की जा रही थी और लोग जो है वो उस वक्त चंद्रयान के उतरने के, चांद पे उतरने के मंजर दिख रहे थे। जरा मंजर हमने भी किया है, दिखा रहे हैं कि ये वो तस्वीर हैं जब चांद पे उतरा चंद्रयान 3 और चंद्रयान 3 ने हिंदुस्तान को उन 4 सुपर पावर्स में, बड़े पावर्स में हिंदुस्तान का नाम भी शामिल कर दिया है। और आपको इस हवाले से हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद हो। ये चंद्रयान की कामयाबी, हमारी कामयाबी, आपकी कामयाबी। लेकिन हिंदुस्तान 15 अगस्त को आज़ाद हुआ। इससे पहले एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ। हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक ही दिन आज़ाद हुए, लेकिन आज पाकिस्तान के मुसलमानों को, पाकिस्तान के लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आज के दिन पे जब हिंदुस्तान उनके एक दिन बाद आज़ाद होने वाला मुल्क चंद्रयान उतार रहा है चांद पे, और आप आज भी कशकोल लिए फिरते हैं, भूखे नंगे पाकिस्तानी। और जो हाल आपने वहां की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का किया है, उसके बाद शर्म आनी चाहिए पाकिस्तानी कौम को, जो अपने आप को पठान कहते हैं, खुददार कहते हैं। और ऐसी खुददारी और ऐसी पठानी पे शामत ऊपर वाले की, मैं और कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि जो कुछ भी पाकिस्तान से खबरें आ रही है उन दिल दहलाने वाले खबरें आ रही हैं। हम दुनिया के चांद पे उतर रहे हैं और पाकिस्तान आज भी कशकोल लिए दुनिया में फिर रहा है। एक साथ आज़ाद होने वाले मुल्क का जीडीपी आज भी गिरा हुआ है। लेकिन हम आज गिरने की बात नहीं करेंगे, उठते हैं मैदान जंग में। और ये उठने वाले वही होते हैं जो दौड़ते हैं, गिर भी जाते हैं। पिछली बार नाकाम हुए, आज ज़रूर कामयाब हुए और कोशिश जारी रखी। बिलाखिर कामयाबी मुकद्दर में, नसीब में लिखी थी, वो मिली। लेकिन नसीब में अब जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या लिखा होगा, इसका हमें इंतज़ार है। हम 370 की बात कर रहे हैं, जिसके नसीब का कुल दारोमदार अब सुप्रीम कोर्ट पे है। और आज हिज़्ब इख्तिलाफ और इक़्तिदार, यानी वो लोग जो इस बिल 370 के ख़िलाफ़ है, उनका, और हिज़्ब इक़्तिदार या वो लोग जो इसके हक़ में, दोनों के दलाइल सुनने के इस हवाले से आज दलाइल जो हक वाले थे उनके दलाइल थे, और आज आखिरी दलाइल देने के लिए जो हक में दलाइल हैं 370 के, वो कश्मीर से साबका नायब वज़ीर आला सियासतदान, मारूफ कानूनदान एडवोकेट मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग और उसके साथ साथ एडवोकेट इरफान हफीज़ लोन ने अपने दलाइल दिए। मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग ने 1947 की बात की और 1947 की बात करते हुए ये भी बताया कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, जम्मू कश्मीर की अपनी एक मामला था और उसी मामले को लेकर वज़ीर-ए-आज़म हिंदुस्तान के तब अक़वाम मुत्तहिदा में चले गए और तब वहाँ पे बाज़ाब्ता तौर पे ये बताया कि जम्मू कश्मीर में जो एक्सेशन है ये तभी मुकम्मल होगा जब जम्मू कश्मीर के आवाम को राय शुमारी का हक दिया जाएगा। हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने बताया, जवाहरलाल नेहरू ने। और उसके बाद 370 ने एक ब्रिज का काम किया। तो कहीं न कहीं
इल्हाक एक्सेशन अक़वाम मुत्तहिदा हिंदुस्तान के कश्मीर और पाकिस्तानी कश्मीर में जो अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सरीन के फ़ौजी मुबस्सरीन के दफातरें उन सब का हवाला दिया और ये भी बताया कि 370 ही वो पुल था जो इस एक्सेशन को इस सब को साथ लिए हुए था। मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग ने बताया कि अक़वाम मुत्तहिदा तक जब मामला लिया गया है तो उसके बीच में जब 370 जो था अगर वो ख़त्म किया जाता है तो फिर अक़वाम मुत्तहिदा में ये मामला गर्म हो सकता है। मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग का ज़रा सुनिए कि क्या बता रहे। And take out the documents which were confidential. And then he, my lord, wrote this book. It was not out of imagination or out of some sources like me and others or some politicians. It was with the sanction of the government of India that he had access to these arguments, my lord. Now, I first of all, my lord, if your lordship have volume 20 books -F, I'll be reading from that. I think your lordship have that. Volume 20 books -F. What PDF page will that be? It says, my lord, article. Yes, you got that. It's at page 1, volume 20. That's Mr. Nurani's book. Yes. Article 370 of the Constitution of India relating to the state of Jammu and Kashmir. Jammu is missing, is now, that time it was 60 years old, now it is much longer. The Constitution came into force on 26th of January 1950, which our children celebrate every year, this 26th of and 15th of August. 26th of इरफान हफीज लोन डीडीसी मेंबर हैं, सियासतदान एडवोकेट हैं और उन्होंने भी आज अपने दलाइल जो हैं, आखिरी दिन था दलाइल देने का उन लोगों का जो इसके हक में हैं, क्योंकि कल से सरकार के जो वकील हैं जो इसके खिलाफ हैं वो दलाइल देंगे। और इरफान हफीज लोन ने नई दिल्ली और कश्मीर के मजबूत जो बुनियाद है, रिश्ता है, उस हवाले से ये बताया कि 370 जम्मू कश्मीर और भारत के दरमियान इलाक़ का हिस्सा था और आरटीआई के जरिए जो तफसीलात उन्हें मिली हैं उनके मुताबिक 15 अगस्त 1947 के बाद 500 करीब रियासतों ने हिंदुस्तान के साथ इलाक़ पर सप्लीमेंट्री दस्तखत किए हैं और मुल्क में मदगम हुए। ताहम जम्मू कश्मीर मुल्क की एक ऐसी वाहिद रियासत थी जिसने सप्लीमेंट्री दस्तावेज पर दस्तखत नहीं किए। ताहम रायशुमारी को बुनियाद बनाया गया और भारत के साथ 3 चीज़ों पर तब इलाक़ हुआ था, वो दिफा, रस्म रसाइल और करेंसी और दूसरे इंतजामी मामलात थे। जम्मू कश्मीर का उन्हें बताया कि अपना आइन था, अपना झंडा था जो 5 अगस्त को छीना गया और ये जम्मू कश्मीर असम्बली करारदाद पास करके सदर हिंद को मंजूरी के लिए अरसाल करना था, न कि गवर्नर को। जो गवर्नर ने किया उस वक्त वो सिर्फ एक दिल्ली और कश्मीर के दरमियान जो पुल था उसको गिराया गया है, जज्बात का एहतराम नहीं किया गया। इरफान हफीज लोन Just run through your notes. Very briefly, within 1 minute. Let's look at your notes. So it'll just bring clarity on what you want yes, to Your argue. Lordship. Your Lordships and the circumstances under which instrument of accession was signed and the letter to the Maharaja by the Lord Mountbatten, wherein he says that no sooner the normalcy returns, the will of the people will be ascertained. And I believe, Lordships, the will of the people was expressed by the Constituent Assembly, by the J&K Constituent Assembly, and they framed the Constitution and defined the constitutional relationship between Union of India and State of J&K. My Lordships, the Constituent Assembly of J&K. चलिए, वकला के दलाइल और इन्हीं वकला के दलाइल का आज आखिरी दिन जो इसके हिस्बे जो इसके प्रो जो हैं 370 उनके आज वकला के दलाइल थे। बताएं आपको, देख रहे हैं आप दिन भर सनम के साथ। एक बार फिर आपको याद दिलाते चले, हम टेलीविजन के साथ साथ सोशल मीडिया के सभी प्लेटफार्म्स पर आपको दिन भर के जरिए दुनिया जहां की खबरों से बाखबर करने की कोशिश करते हैं और उन्हें उसी पस मंज़र में हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगता है तो अपनी आरा से हमें अपनी राय से हमें बाखबर रखिएगा, हमें बताइएगा कैसा हमारा आपको प्रोग्राम लगता है, ताकि इस प्रोग्राम को और बेहतर करने में हम अपनी कोशिश कर सकें। तो दिन भर में अगली खबर चंद्रयान 3 की मुबारकबादी का सिलसिला और उसमें उमर अब्दुल्ला की मुबारकबाद आ चुकी है, महबूबा मुफ्ती, उसके साथ साथ दूसरे लीडरान का भी। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने जहां चंद्रयान 3 की आज लैंडिंग के लिए
जो कामयाब लैंडिंग है उसके लिए दुआ दोपहर को की थी, उसके साथ साथ मुबारकबादी भी की थी। वहीं उन्होंने आज वकला के दलाइल का पर भी अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया। 370 पर श्रीनगर में पार्टी कन्वेंशन के बाद उन्होंने 370 में जिस तरह से वकला ने दलाइल दिए उन पर उन्होंने खुशी का इजहार करते हुए बताया कि उनके वकला जो हैं उनके दलाइल मजबूत थे और उन्हें उम्मीद है कि अब ये फैसला जो है, ये तकदीर का फैसला जो है, ये सही सिमत में जाएगा। उमर अब्दुल्ला ने दूसरा बयान भी दिया, लेकिन जरा सुनिए क्या बताया उन्होंने इस पे। मुल्क के सबसे बेहतरीन वकीलों को जम्मू कश्मीर के हक में बोलते हुए सुप्रीम कोर्ट में वाकई हमें लगा कि हम अकेले नहीं हैं इस लड़ाई में। बहुत मतलब हेवी और कॉन्स्टिट्यूशनली एक्ट जो आर्ग्यूमेंट्स रही, मैं तो अपनी जगह मुतमईन हूं कि इससे बेहतर शायद हम कर नहीं सकते थे। अब इंतजार करेंगे हुकूमत का जवाब क्या रहता है। और उमर अब्दुल्ला मुबारकबादी का पैगाम चंद्रयान पे तो दिया ही दिया, लेकिन उम्मीद का इजहार किया। और ये था वकला ने जिस तरह से जम्मू कश्मीर के इस बड़े मामले पर अपने दलाइल दिए। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने जम्मू के एक मामले को लेकर जम्मू कश्मीर की इंतजामिया की सख्त अल्फाज में नुक्ताचीनी की और गवर्नर के ओहदे के हवाले से उन्होंने बताया कि गवर्नरों का दौर जो है, जो कुछ इस दौर में हो रहा है वो कभी उन्हें देखा नहीं है। जम्मू कश्मीर में कई बार गवर्नर दौर जो है वो चला है, लेकिन अब की तारीख में कुछ नया हो रहा है। उमर अब्दुल्ला की जबानी सुनिएगा, क्योंकि उन्होंने कहा उन्हें वो तवक्का नहीं है जो हो रहा है। यहाँ कुछ लोगों की नफरत फैलाने की आदत है। अफसोस इस बात का कि हुकूमत उनको इजाजत देती है। हमने हमेशा ये सुना था कि गवर्नर रूल का कोई पॉलिटिकल फेस नहीं होता, वो एपॉलिटिकल गवर्नमेंट होता है। वो सियासत से ऊपर उठ के मतलब हुकूमत करते हैं। लेकिन ये पहली मर्तबा हमने देखा है कि गवर्नर रूल को में भी इस तरह की सियासत और इस तरह के नफरत को फैलाने की इजाजत दी जा रही है। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से इतना ही उम्मीद रखूंगा कि जिस मुल्क के आईन का उन्होंने शपथ लिया उस मुल्क के आईन को यहां पर वो लागू रखें और इस तरह की। चलिए, ये उमर अब्दुल्ला श्रीनगर में पार्टी कन्वेंशन के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। और आपको बताएं, जब उन्होंने गवर्नर का नाम लिया तो उस वक्त गवर्नर साहब जम्मू में जम्मू कश्मीर एसीबी के हेडक्वार्टर के दफ्तर की संग बुनियाद रख रहे थे। इधर श्रीनगर में एक मामला हुआ था। उसी मामले के दौरान जब करप्शन की बात हुई तो हमें श्रीनगर में सरकार के एक बड़े ओहदेदार ने बताया, जब हम डिस्कस कर रहे थे जम्मू में एसीबी हेडक्वार्टर के संग बुनियाद का, तो उन्होंने बताया कि करप्शन ख़त्म नहीं हो सकता है, क्योंकि अगरचे एसीबी और उसके साथ साथ क्राइम ब्रांच बहुत से मामलात को लेकर तहकीकात कम नफरी के होने के बावजूद फ़ौरन मुकम्मल करते हैं और तहकीकात मुकम्मल करने के बाद सरकार को प्रोसिक्यूशन के लिए इजाज़त मांगते हैं, तो जम्मू कश्मीर के होम डिपार्टमेंट से लेकर जम्मू कश्मीर के जीएडी डिपार्टमेंट तक प्रोसिक्यूशन देने में बड़ा वक्त लग जाता है। सरकार के सीनियर ओहदेदार ने हमें अपना नाम न बताने की शर्त पर बताया कि प्रोसिक्यूशन के ये केस जब होम डिपार्टमेंट में आ जाते हैं तो वहाँ 2-2, 3-3 साल रुके पड़े रहते हैं, और उसके बाद जब होम डिपार्टमेंट से इस प्रोसिक्यूशन की इजाज़त मिलती है तो फिर जीएडी में जब जाते हैं तो वहाँ भी साल 2-2 साल लग जाते हैं। और तब तक ये राशि अफसर, तब तक ये रिश्वतखोर महकमा या लोग जो हैं जो इस रिश्वतखोरी या बेईमानी के दलदल में धंधे में होते हैं, तब तक वो या तो रिटायर हुए होते हैं या उन्होंने शौक नौकरी छोड़ी होती है या उन्होंने कश्मीर भी छोड़ दिया होता है। और फिर सरकार सिर्फ वो जो ओहदेदार हैं, वो जो लोग हैं जो करप्शन के खिलाफ लड़ने की बात करते हैं, वो सिर्फ देखते रहते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली कुछ नहीं होता है। जम्मू कश्मीर के होम सेक्रेटरी आर.के. गोयल के साथ साथ चीफ सेक्रेटरी और जीएडी के ओहदेदारों से हमें श्रीनगर में ही आज कुछ लोगों ने अपील करते हुए बताया कि प्रोसिक्यूशन के केसेस पिछले 3 सालों में करीबन 700 के करीब उनके पास पड़े हुए हैं, जिनकी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन या जिन्हें पीवीज कहा जाता है, प्रिलिमिनरी वेरिफिकेशन, वो मुकम्मल हो चुकी हैं। अब उन्हें अदालतों में केस
के लिए भेजा गया है, अप्रूवल के लिए भेजा गया है, लेकिन जब तक अप्रूवल नहीं आता है इंसाफ हो नहीं सकता है। तो ये मामला भी हम जम्मू कश्मीर की इंतजामिया, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर की नोटिस में लाना चाहते हैं। शायद उन्हें मालूम ना हो, उन्हें मालूम, वो करप्शन के खिलाफ बहुत लड़ रहे हैं, तो अगर लड़ना है तो हर महाज पे लड़ना है। तो गवर्नर साहब, हमें बताया गया है कि प्रोसिक्यूशन के लिए जो केसेस हैं जीएडी में रुके पड़े हैं वो होम डिपार्टमेंट में हैं, उन पे कहीं न कहीं नज़र रखी जाए कि वहाँ पे क्यों रुक रहे हैं, कहीं वहाँ पे भी कोई ऐसा मामला तो नहीं है। लेकिन अब मामले की बात करें तो टोल प्लाजा का मामला, और टोल प्लाजा जम्मू में सांबा के इलाके में टोल प्लाजा से लेकर दूसरे मामला तक इन दिनों गम गुस्सा खूब पाया जाता है। बिजली का हीटर हो, बिजली का मीटर हो, टोल प्लाजा हो, प्रॉपर्टी टैक्स हो, प्रॉपर्टी डिमोलिशिंग हो, जितने भी उस चीज़ को लेकर जम्मू में और सांबा में भी आज टोल प्लाजा के खिलाफ बंद की कॉल थी, नारेबाजी थी, और यहाँ पे कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। लेकिन पैंथर्स पार्टी ने जम्मू में बड़ा मुजाहरा किया। हरदेव सिंह ने जम्मू में आज टोल प्लाजा, मीटर, हीटर, जितने भी मामला हैं सरकार के, उनके खिलाफ बड़ा मुजाहरा करते हुए बताया कि उन्हें जम्मू की आवाम को एक उम्मीद थी बीजेपी से, लेकिन बीजेपी ने ही उनके सभी कथनी और करनी में जो बीजेपी के उनके अल्फाज के मुताबिक फ़र्क है, उसकी वजह से आवाम को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और उन्होंने बताया कि ये जो मामला है ये आवाम दुश्मन मामला है। कि लोगों का गुनाह यही था कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए, 25 एमएलए बनाए, दोनों एमपी बनाए, और जिस तरीके से लगातार टैक्स लगाए जा रहे हैं, महंगाई बढ़ाई जा रही है और टोल प्लाजा के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। जम्मू को जो उपहार दिए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, वो लोगों को हमेशा याद रखेंगे। और किस किस्म के ये उपहार हैं, चाहे वो टोल प्लाजा है, चाहे वो शराब के ठेके इन्होंने खोले, स्मार्ट मीटर लगाए, प्रॉपर्टी टैक्स लगाए, बेरोजगारी लगाई, भ्रष्टाचार चरम सीमा के ऊपर पहुंच चुका है, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को यहाँ बसाकर तमाम सुविधाएं दी, और यूपी और बिहार के लोगों को यहाँ बसाकर यहाँ के नौजवानों के अधिकारों के ऊपर। हरदेव सिंह जम्मू में सरकार के खिलाफ महाज खोले हुए हैं और इन्होंने शराब के ठेके की बात की। कश्मीर में शराब के ठेके नहीं होने चाहिए थे, लेकिन हैं कुछ हैं। कश्मीर में बदकारी नहीं होनी चाहिए थी, पिरवर से कहा जाता है। 99% यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन है, लेकिन बदकारी हो रही है, अड्डे भी है। एक अड्डा आज भी देखा गया, तीसरा अड्डा है इस साल का। इससे पहले श्रीनगर में एक और बारामूला में एक, 2 अड्डों को तश्त-ए-बाम किया है पुलिस ने। यह अड्डा श्रीनगर के नौगाम के इलाके में था, और यहाँ पे आज जो है 3 खवातीन और 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 3 खवातीन में शामिल हैं, और इन लोगों में से एक बताया जाता है कि 3 लोग थे, एक फरार होने में कामयाब हुआ। और ये जो कुछ लोगों ने बताया कि ये गैर रियासती 3 लोग थे, मर्द हजरात गैर रियासती थे, खवातीन जो थी ये अपने ही शहर की थी। बताया जाता है कि बिमला के इलाके की थी, ताहम पुलिस ने उनकी रिहाइश के हवाले से कोई तस्दीक नहीं की है। 5 को गिरफ्तार किया जा चुका है। और फिर सवाल यहाँ बड़ा उठता है कि हमारी रियासत जो है, हमारी पिरवर जो है, इसमें मंशा तो थी, उसके लिए हम लड़ रहे थे। चरसगाह जब तो था, उसके लिए लड़ रहे थे। यहाँ पे नासूर कई और है, उसके लिए लड़ रहे थे। अब ये नासूर जो है, अड्डों का नासूर, इन अड्डों के नासूर से किस तरह से बचा जाए। और यहाँ पे जो किराए पे जो घर दिया गया था, बताया गया था एक छोटे से सियासतदान का था, एक पॉलिटिकल पार्टी से वाबस्ता भी था, और उसको मुकामी लोग बता रहे थे, जो उनके बयानात थे वो उनको बार बार उसको बता रहे थे कि यहाँ बड़ी फाशी का काम हो रहा है। तहाँ वो मानने को तैयार नहीं था। अब मानता क्यों नहीं था, पुलिस ज़रा पता करेगी, अब पता चलेगा। लेकिन हमारी रियासत में ये क्या हो रहा है, ये हल्ला गुल्ला, ये सब कुछ 2 दिन का याद रहना और उसके बाद फिर वही बात, ये कश्मीरी को भूलने की बीमारी है या वाकई में ये इंसानी फितरत है, ये समझ नहीं आता है। और फिर नौगाम के इस वाक़े ने फिर हमें सोचने पे मजबूर कर दिया है। हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम कहाँ की तरफ जा रहे हैं, लेकिन यहाँ जुए के अड्डे हैं, यहाँ नशीली अद्वियात का कारोबार होता है, और अब ये नए अड्डे, नए मराकज़, ये भी सवाल है अपने आप में। देखिए, पिछले 6 महीनों से ये बिल्डिंग है पीडीपी सरपंच अब्दुल रज़ाक नज्जार की। पिछले 6 महीने से हम इसको बोलते आ रहे हैं कि यहाँ पे जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि आप डीसी के पास
मसल मतलब गलत गमिस वोनमुत आज ब्रोह 6 रेत वोनमुत गलत मगर यह हेवान मट अब्दुलरजाक नजार यह तम सज बिल्डिंग तम सद जामतरिस तह वो तम वो बह कर अमिच कार्रवाई मगर तम त। चलिए, ये खबर हमारा दिल नहीं करता था कि हम आपको बताएं, हम आज तक पहुंचाएं, लेकिन मजबूरी है। जो ग्राउंड पे हो वो हमारा दिखाना हमारा काम है। और ग्राउंड पे यही खबर है कि अगर आप अपने इलाके पे अपने आसपास नज़र नहीं रखते हैं तो आपके आसपास आपके इलाके में कुछ भी ऐसा भी हो सकता है और उसके बाद आप मुंह दिखाने के लायक बाहर नहीं रहेंगे। अभी ये बरतानिया नहीं बना है, अभी ये इंग्लैंड नहीं है, अभी ये बैंकॉक नहीं है, अभी ये कश्मीर है। और कश्मीर में इस तरह के हरकत सकनात वाले गाँव को, इलाके को भी बुरी नज़र से देखा है, तन से देखा जाता है। आपको याद होगा श्रीनगर के हवा कदल को काफ़ी वक्त तक लोग बदमाश या बदकमा, माफ़ कीजिएगा, कमाश अड्डे के तौर पे तस्वर करते थे। तो ये मामला है, ख्याल रखिएगा अपने आसपास का, अपने बच्चों का। और ये ज़रूरी है कि हमारे माशरे में जो नासूर है मनशियात का, उसके ख़िलाफ़ हमें लड़ना है। तो चलिए, आज का दिन भर बस इतना ही, इस उम्मीद के साथ कि रब्बे कायनात की मर्ज़ी। फिर करेंगे आपसे मुलाकात। रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।